जय हिंद। मैं आज के वीडियो में बताऊंगा कि बीएड के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे बीएड कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है यह वीडियो, तो वो लोग वीडियो पूरा देखें। इसमें से जैसा कि आपको पता है कि इस बार हम लोग का एग्ज़ाम जो फाइनल ईयर में बीएड का एग्ज़ाम है वो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू टाइप में आएगा। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के लिए हम लोग का एक पैटर्न ही अलग हो गया, तो हम लोग को एक नया पैटर्न से पढ़ाई करना होगा। बहुत बच्चों को परेशानी हो रही है कि अब इसको हम कैसे पढ़ाई करें। अभी तक तो हम सब्जेक्टिव तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब हमें ऑब्जेक्टिव तैयारी करना पड़ा है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग जो पढ़े हैं जो भी हम लोग जानते हैं उसमें से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि इसमें से 100 क्वेश्चन में से मान के चलिए 25-30 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, उसमें से बिल्कुल आएंगे। तो आप वीडियो पे बने रहिए, पूरा देखिए। हमने 2-3 बुक को पढ़ा, रिसर्च किया, उसके बाद ही आपको दे रहे हैं। इसमें से कुछ बुक ये भी है, एक आध बुक ये भी है जिसको हम पढ़ के और आपको ये बता रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए ताकि वो लोग भी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सके। क्योंकि अभी सुपर टेट का एग्ज़ाम आने वाला है। सुपर टेट के एग्ज़ाम में क्या है, जो बीएड में अच्छा नंबर करेगा, जो बीएड में पास होगा उसके लिए अच्छा मौका होगा। पता चला कि एग्ज़ाम का पैटर्न ऐन मौके पे चेंज हो गया, और ऐन मौके पे चेंज होने से क्या होगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे करें, और हो सकता है उनका मार्क्स डाउन हो जाए, फेल हो जाए। तो उन बच्चों को फेल होने से बचाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना एमसीक्यू क्वेश्चन। आइए हम एमसीक्यू शुरू करते हैं। एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन है, ये जो बीएड द्वितीय वर्ष का सेकेंड ईयर का या फाइनल ईयर भी कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है, जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, यहाँ भूलने वाली बात नहीं है, गोरखपुर विश्वविद्यालय को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, अधिगम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो अधिगम समझते हैं क्या है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखना। तो सीखने में कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है, सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास तथा अनुभव के कारण होता है। मतलब देखिए, सीखने की प्रक्रिया, अधिगम जो है सीखने की प्रक्रिया है, तो इसमें क्या है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, बिल्कुल होगा भाई, ये तो कथन सत्य हुआ ना। कौन सा कथन सत्य है, तो ये सत्य हुआ। सीखने में व्यवहार में परिवर्तन तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है। हाँ, कोई चीज़ हम सीखते हैं जो अस्थायी रूप से होता है, तो ये भी सत्य है। तीसरा है, परिवर्तन व्यवहार की क्षमता था बाह्य व्यवहार, दोनों में हो सकता है, बिल्कुल दोनों में हो सकता है, तो ये भी अधिगम का ही पार्ट है, तो ये भी सत्य है। तो इसमें से तीनों सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सीखना सबसे पहले प्रस्तावित किया। भाई देखिए, सीखना सबसे पहले किसने बताया, कौन प्रस्तावित किया, ये तो याद करने वाला चीज़ है, याद कर सकते हैं हम लोग। ये है पावलोव। इसको एक हम ट्रिक बताते हैं कैसे याद रख सकता है। सीखना मतलब होता है कोई चीज़ पाना, कोई चीज़ अगर हम पा लिए, कोई चीज़ अगर जैसे हम कोई फार्मूला पा गए तो उसको हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये फार्मूला सीख है। तो उसी पाने से ही हम याद कर सकते हैं कि जो पावलोव है उनका नाम था, ये वैज्ञानिक का उनका नाम था। ये जो सीखना हमें सबसे पहले प्रस्तावित किए पावलोव जो थे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से शरीर वैज्ञानिक थे। देखिए, अब उनका नाम आ गया पावलोव क्या थे, शरीर वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो शरीर वैज्ञानिक कौन थे, पावलोव। तो देखिए, एक क्वेश्चन दूसरे से रिलेटेड है, तो हमेशा हम सीखते समय, याद करते समय एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे। तो जो पुराना क्वेश्चन हो उसको भूलना नहीं है, एक क्वेश्चन याद होगा तो उससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी हम सही कर सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखते चलिए और पूरा वीडियो देखिए। पूरा देखेंगे तो ये कम से कम आप 20 से 25 क्वेश्चन आराम से करेंगे, 25 से ऊपर ही करेंगे। ठीक है, तो आप पूरा देखते चलिए वीडियो। तीसरा, स्किनर ने प्रयोग किया। स्किनर क्या था, स्किनर ने चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया था, ये याद रखना है, ये याद रखने वाली चीज़ है। इसमें कोई वो नहीं है कि कोई फार्मूला नहीं है, तो याद रखना होगा कि स्किनर ने प्रयोग किया था 2 चीज़ों पर, चूहों और कबूतर पे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, नैमित्तीय अनुबंध कहते हैं। नैमित्तीय अनुबंध क्या होता है, देखिए, नैमित्तीय अनुबंध अधिगम को, साहचर्य को, उद्दीपन को, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पहले हमको नैमित्तीय अनुबंध जानना होगा। तो नैमित्तीय अनुबंध क्या होता है, देखिए, नैमित्तीय अनुबंध जो है ना, स्किनर ने दिया था, इसलिए उनको स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुकूलन बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑपरेंट कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं नैमित्तीय अनुकूलन। ठीक है, तो ये जो है ना, इसका मतलब होता है, इस सिद्धांत के अनुसार ये है कि व्यवहार के परिणाम क्रिया होने की संभावना को प्रभावित करता है। मतलब व्यवहार का परिणाम एक तरह से समझिए, ये व्यवहार का
परिणाम, तो इसमें देखिए अधिगम को, तो ये व्यवहार का परिणाम है क्या? नहीं है। साहचर्य, उद्दीपन, कोई इसमें व्यवहार का परिणाम नहीं है, इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आइए 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन में प्रभाव का नियम प्रतिपादित किसने किया? प्रभाव का नियम, तो ये याद करने वाली चीज़ है, इसको याद रखना पड़ेगा। थार्नडायक ने सबसे पहले प्रतिपादित किया था। थार्नडायक प्रभाव का नियम प्रतिपादित किए। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूतन अनुबंध से संबंधित असत्य कथन कौन है? क्रिया प्रसूतन अनुबंध से असत्य कौन है? तो देखिए क्रिया प्रसूतन, क्रिया, ठीक है, मतलब कोई क्रिया होता है, लेकिन देखिए यहाँ इसमें दिया हुआ एक ऑप्शन कि प्राणी निष्क्रिय होता है। भाई क्रिया है तो क्रिया में तो कुछ ना कुछ तो काम होगा, यहाँ निष्क्रिय, इसका मतलब यह कथन असत्य है। ठीक है, ये प्राणी निष्क्रिय होता है, तो प्राणी निष्क्रिय होने का मतलब ये क्रिया थोड़ी हुआ निष्क्रिय। तो ये दोनों आपस में, ये क्वेश्चन से ही आंसर हम ढूंढ सकते हैं। देखिए क्रिया प्रसूतन अनुबंध, तो क्रिया है मतलब कुछ काम होना चाहिए, लेकिन इसमें आंसर दे रहा है कि प्राणी निष्क्रिय होता है, तो निष्क्रिय होगा तो क्रिया कहाँ से होगा? ठीक है, तो यही कथन असत्य होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्राणी निष्क्रिय होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, अधिगम प्रक्रिया है। अधिगम कौन सा प्रक्रिया है? अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना, लर्निंग। तो देखिए विलोपन, विभेदन है, सामान्यीकरण है, स्वतः पुनः प्राप्ति है। ठीक है, ये तीनों क्रिया है। इसका मतलब इसमें हम क्या ऑप्शन लगाएंगे? डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी से हम सीख सकते हैं ना, अधिगम लर्निंग सबसे हम सीख सकते हैं। ये विलोपन विभेदन से भी, सामान्यीकरण से भी, स्वतः पुनः प्राप्ति से भी। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। देखिए अव्यक्त अधिगम, ये टोलमैन है, याद रखना है, ये टोलमैन, ये सिद्धांत है। सिद्धांत को कौन ने प्रतिपादित किया, ये नाम याद रखना है। तो अधिगम, अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक टोलमैन। ठीक है, लर्निंग, सीखने का है ना, तो उसके जो अव्यक्त अधिगम है उसका ही एक टाइप है अव्यक्त अधिगम, उसको बताए थे उन्होंने, टोलमैन ने। ठीक है, क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 है, बंडूरा ने अध्ययन द्वारा प्रेक्षण अधिगम के तत्व बताए हैं। बंडूरा ने कौन कौन से तत्व बताए? ये है, तो बंडूरा ने 4 तत्व बताए हैं, अवधान, स्मृति, अनुकरण और अभिप्रेरणा। ठीक है, ये चारों याद रखना है। अवधान बंडूरा ने बताए थे, ये बंडूरा के हिसाब से हम। ठीक है, बंडूरा ने अध्ययन द्वारा प्रेक्षण अधिगम के तत्व, ठीक है, कौन कौन से? अवधान, स्मृति, अनुकरण, अभिप्रेरणा। ठीक है, क्वेश्चन 11 देखते हैं। अपशब्द बोलने पर बालक की पिटाई करने से अनुक्रिया की संभावना है। क्या होगा? अनुक्रिया। अपशब्द, जैसे कोई बच्चा अनुशब्द बोलता है उसकी हम लोग पिटाई कर देते हैं, तो पिटाई करने से क्या होता है? वो अगली बार से अपशब्द नहीं बोलेगा, कम बोलेगा। ठीक है, तो ये क्या, उनकी अनुक्रिया की संभावना घट जाती है, वो उधर से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो वो डरेगा, कह रहे कहीं फिर से पीट न जाए। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा अपने दिमाग से भी आंसर दिया जा सकता है। ठीक है, तो अपना दिमाग भी ज़रूर खोले रखें एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन से ही आंसर को ढूंढ सकते हैं, अगर नहीं याद है तो। अगर याद है तब तो खटाखट आंसर करिए और अच्छे नंबर से पास करिए, और नहीं तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका आंसर उसी में मिल जाएगा। MCQ का यही फ़ायदा होता है। आप ऐसे भी नहीं बता सकते हैं कि कौन कौन नहीं होगा, तो जो जो नहीं होगा अलग कर दीजिए, तो जो बच गया वही आंसर होता है। तो ये सब MCQ करने का कुछ तरीका है। आप वीडियो को पूरा देखिए, इसमें से 25 से 30 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में से आराम से आएंगे। ठीक है, अगर MCQ टाइप का एग्ज़ाम होता है तो, और पूरा संभावना है, जैसा कि जो हम लोग को फीडबैक मिल रहा है उससे यही लग रहा है कि पूरी संभावना है कि MCQ ही होगा। ठीक है, तो उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ते चलिए, दिमाग में सेट करते चलिए। एक क्वेश्चन सेट होगा तो उससे रिलेटेड दूसरा भी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा? आंसर घट जाती है, जो अनुक्रिया है ना, बच्चे की अनुक्रिया की संभावना घट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, अधिगम क्वेश्चन 12 है, अधिगम असहायता की परिघटना पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अधिगम असहायता की परिघटना, इस पर सबसे पहले किया था मायर, तो होंगे ही, मायर बहुत नामी आदमी है, तो मायर तो होंगे ही। उसके साथ, इनके साथ कौन थे? सेलिगमैन। तो सेलिगमैन और मायर ने मिलकर जो अधिगम असहायता की परिघटना का सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13, डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया वो चीज़ होता है जो थोड़ा सा डिफरेंस, जहाँ माइन्यूट डिफरेंस है, या कुछ लोग उसको नहीं समझ पाते हैं, उसी को डिसलेक्सिया कहते हैं। तो इसमें क्या है माइन्यूट डिफरेंस? व और ब में अंतर करना। व और ब में, बहुत लोगों को देखेंगे व और ब में अंतर नहीं आता है। जैसे विषय, विषय, कहाँ विषय लिखना है, कहाँ विषय लिखना है। बिहार, विहार, दोनों का अलग अलग मतलब है, लेकिन दोनों में अंतर तो है ना। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। जैसे रवि, रवि, बोथ आर सेम थिंग बट हैविंग सम डिफरेंट ना, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो उसको जो नहीं अंतर कर पाएगा, उसी बीमारी को बोलते हैं, उसी चीज़ को बोलते हैं डिसलेक्सिया।
ठीक है। तो डिसलेक्सिया क्या है? तो डिसलेक्सिया व और ब में अंतर न करना है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पावलोव के प्रयोग में भोजन है, पावलोव के प्रयोग में भोजन है, क्या बताए थे वो? पावलोव साहब बताए थे कि अनुबंधित उद्दीपक है। पावलोव ने बताया था कि जो भोजन होता है ना, पावलोव के प्रयोग में भोजन, जो भोजन है वो है अनुबंधित उद्दीपक, ठीक है। क्वेश्चन 15 देखते हैं। अधिगम है, अधिगम क्या है? अधिगम का मतलब सीखना, और सीखना कब आदमी सीखता? आदमी जीवन भर है, आदमी जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता है, ठीक है। ये है कि कम उम्र होने पे सीखने की प्रक्रिया तेज़ी से होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है सीखने की प्रक्रिया घटते जाती है, और बुढ़ापे में सीखने की प्रक्रिया बहुत सबसे धीमी होती है। एक क्वेश्चन भी आ सकता है, क्वेश्चन भी इससे तैयार हो सकता है कि बुढ़ापे में सबसे सीखने की प्रक्रिया सबसे धीमी कब होती है? सीखने की प्रक्रिया सबसे धीमी होती है बुढ़ापे में, ओल्ड एज में, और सीखने की प्रक्रिया सबसे तेज़ कब होती है? तो बचपन में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अधिगम क्या है? अधिगम मानसिक क्रिया है, मन से ही तो सीखता है, सामाजिक क्रिया थोड़ी है। मन से आदमी सीखता है, तो मानसिक क्रिया है सीखना, ठीक है। जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं रहता वो कुछ सीख नहीं पाता है, ठीक है। उनको कुछ बताएंगे करेगा कुछ, ठीक है, उसे वो बोलता है अरे इसका दिमाग सही नहीं है, मतलब उसका मानसिक संतुलन सही नहीं है, ठीक है। तो अधिगम क्या है? मानसिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 है, सक्रिय एवं आक्रामक अभिवृत्ति होने पर विद्यार्थी सीखता है। देखिए, सक्रिय और आक्रामक होने पे क्या होगा? विद्यार्थी तेजी से सीखेगा, ज़्यादा होगा। सक्रिय मतलब क्या? ज़्यादा एक्टिव होगा, जो बच्चा ज़्यादा एक्टिव होता है ज़्यादा सीखता है। आक्रामक होगा, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्रिकेट मैच में देखिए कभी कभी आक्रामक बल्लेबाजी होने लगती है, तो आक्रामक बल्लेबाजी कमेंटेटर बोलता है ना, किसको बोलता है? जब रन पे रन बनने लगते हैं तो बोलते हैं कि हाँ आज सचिन तेंदुलकर आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसका मतलब ज़्यादा तीव्र गति से रन बन रहा है ना, वही चीज़ है यहाँ। सक्रिय आक्रामक अभिवृत्ति होने पर विद्यार्थी तेजी से सीखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17, परिणाम का ज्ञान सीखने की गति को आगे बढ़ा देता है। परिणाम का ज्ञान, अगर परिणाम बता दिया है कि नहीं पढ़ोगे तो ये होगा वो होगा, तो क्या है? बच्चा और मन लगा पड़ेगा और तेज़ी से आगे बढ़ेगा, ठीक है। परिणाम का ज्ञान सीखने की गति को आगे बढ़ा देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक सीखने की गति क्रम से, देखिए बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जा रहा है, बाल्यावस्था किशोरावस्था में जा रहा है, तो उसकी गति क्या होगी? और बढ़ेगी, तेज़ी आ जाती है, ठीक है। लेकिन वही जब बुढ़ापे में जाएगा, ठीक है, अपने जवानी अवस्था से बुढ़ापे अवस्था में जाएगा तो सीखने की गति कम हो जाती है। अभी बताएं ना, देखिए आगे अभी क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। व्यक्ति के व्यवहार की प्रमुख प्रक्रिया है, व्यक्ति के व्यवहार की प्रमुख प्रक्रिया, जो व्यवहार है ना, व्यवहार की प्रमुख प्रक्रिया क्या है? सीखना, यस सीख सकता आदमी। अधिगम, अधिगम भी वही है, लर्निंग ही है, सीखना ही है, और क्या? लर्निंग, तीनों तो एक ही चीज़ है, सीखना, अधिगम, लर्निंग, एक तरह से तीनों एक ही शब्द के नाम है, तो इसमें क्या होगा? सभी होगा, तो और आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सीखने को ही अधिगम भी बोलते हैं और लर्निंग भी बोलते हैं, लर्निंग इंग्लिश में हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में होता है, सीखने की प्रक्रिया में होता है, क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन, यस। हम सीख लेंगे कोई चीज़ तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा, हाँ भाई। अनुभव भी होगा सीखने से, अभ्यास भी होगा, तो सब होता है सीखने की प्रक्रिया में, सब होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? एक बालक गर्म स्टोव को छूता है जिससे उसका हाथ जल जाता है, जिससे वह दोबारा स्टोव को नहीं छूता। बालक का यह व्यवहार कहलाता है। देखिए बालक क्या है? एक स्टोव को छुआ, ठीक है, अगली बार उसको स्टोव के पास ले जाएंगे ना तो वो उससे दूर भागेगा, क्योंकि उससे वो सीख गया कि ये चीज़ हमको जला रहा है, तो हमें इसको छूना नहीं चाहिए, तो वहाँ से वो सीखा, ठीक है ना। तो क्या करता है? ये अधिगम प्रक्रिया, अधिगम है ये, ठीक है ना। क्या है? अधिगम है, उसने सीख लिया कि गर्म चीज़ है, इसको स्टोव को मत छूना, ये गर्म है, जला देगा, ठीक है, तो ये अधिगम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अधिगम नहीं है, कौन ऐसा चीज़ है जो अधिगम नहीं है? तो वृद्धि, परिवर्तन, ये सब तो अधिगम है। बिना अभ्यास और अनुभव के व्यवहार में परिवर्तन, मतलब बिना कुछ किया अगर व्यवहार में परिवर्तन हो गया, इसका मतलब कि यह हमने कुछ किया नहीं और हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो गया, तो हमने कुछ सीखा ही नहीं, तो यही चीज़ हो गया अधिगम। ये अधिगम नहीं है, बिना कुछ किए व्यवहार में परिवर्तन होना, ठीक है। बिना अभ्यास और अनुभव के व्यवहार में परिवर्तन, ये अधिगम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में क्या है? व्यक्ति का बाहरी व्यवहार या प्रक्रिया है। बाहरी व्यवहार, बाहर का व्यवहार और प्रक्रिया क्या है? निष्पादित। निष्पादित मीन्स होता ही है बाहर का चीज़, बाहर का व्यवहार, जो बाहरी व्यवहार होता है उसको निष्पादित प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई चीज़ है, जैसे कोई टीचर याद करने के लिए देता है, तो याद करने से जस्ट पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, दिमाग में उसको सेट कर लेते हैं, ऐसे गए तुरंत सुना के आगे। वही शाम को पूछा जाए, अगले दिन पूछा जाए तो उसमें से कुछ भूल जाएंगे, मतलब रिवाइज करके कोई चीज़ को सुनाना, ये है बाहरी व्यवहार, वही है निष्पादित प्रक्रिया, ठीक है ना। कोई चीज़ को रिवाइज करके सुना दिए, फिर बाद में भूल भी सकता है आदमी, तो वही है निष्पादित प्रक्रिया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 24, कविता को दोहराकर उसे याद कर अध्यापक को सुना देना कहलाता है। देखिए आ गया ना अभी, कविता को दोहराकर उसे याद करके सुनाना निष्पादन कहलाएगा। निष्पादन क्या है? कविता को दोहरा लिए, कोई चीज़ को एक बार रिविजन कर लिए, दोहरा लिए, फिर जाकर टीचर को सुना दिए, तुरंत का तुरंत ताज़ा ताज़ा रहता है, आदमी सुना देता है, फिर बाद में भूल भी जाता है। ठीक है, तो तुरंत का दोहराए, तुरंत का सुना दिए, तो यह है निष्पादन। दोहरा कर याद करके सुनाना, यह है निष्पादन। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में है, प्राचीन अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्राचीन अनुबंध के सिद्धांत ये हैं पावलोव। पावलोव साहब को याद कर लीजिए, या कई जगह आएंगे, खासकर अपने जो पेपर फर्स्ट है उसमें तो हमेशा ही आएंगे पावलोव। ठीक है, प्राचीन अनुबंध के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन 26 देखते हैं, अनुबंधित तथा अनअनुबंधित उद्दीपक एक साथ किसमें दिए जाते हैं? देखिए, अनुबंधित और अनअनुबंधित दोनों को एक साथ देंगे, तो दोनों को एक साथ करने का मतलब क्या है? कोई चीज़ अगर एक साथ मिलता है तो उसको बोलते हैं ना कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करना। तो कोऑपरेट को ही बोलते हैं हिंदी में सह, जैसे कोऑपरेटिव बैंक है ना, सहकारी बैंक, तो ऐसे यहाँ है सहकालिक अनुबंध। सह मीन्स एक दूसरे के साथ, तो सहकालिक अनुबंध को क्या बोलेंगे? अनुबंधित तथा अनअनुबंधित उद्दीपक को एक साथ दिए गए। नहीं, अनुबंधित और अनअनुबंधित को एक साथ किया गया, मतलब सहकालिक अनुबंध। सहकालिक मीन्स दोनों को साथ में लेकर। ठीक है, तो याद करते हुए चलना है, क्योंकि इसके बाद एग्जाम का डेट कभी भी आ सकता है, तो एग्जाम को नज़र रखते हुए कि नहीं कि एग्जाम आएगा तो फिर रिवीजन कर लेंगे, नहीं, अभी से याद करते चलिए। अभी हम ये बना रहे हैं 50 क्वेश्चन का, फिर इसके बाद फिर एक और 50 क्वेश्चन का हम बनाएंगे वीडियो। आप पूरा देखिए, इस 50 में से 15-20 और उस 50 में से 15-20, कैसे भी दोनों से मिलाकर आपको 30 क्वेश्चन का काम हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते चलिए। ठीक है ना, बीच बीच में याद दिला दे रहे हैं ताकि आपको ये ना लगे कि हमने ये व्यर्थ हम पढ़ रहे हैं। बहुत ही पूरे एक साल 2-3 बुक से पढ़ने के बाद ये हमको जो निचोड़ मिला है वो आपके सामने दे रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27, पावलोव ने अपने प्रयोग किस पर किए? पावलोव ने कुत्ते पे किया था, जबकि स्किनर दो चीज़ पे, कबूतर और चूहे पे किए थे, और पावलोव कुत्ते पे। ठीक है, तो याद रखिएगा, पावलोव कुत्ते पे किए थे और स्किनर चूहा और कबूतर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, क्रिया प्रसूत अनुबंध के जनक कौन है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंध के जनक है स्किनर साहब ने क्रिया प्रसूत का अनुबंध बताया था, उनको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, 29 देखते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंध व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? क्रिया प्रसूत अनुबंध व्यक्ति के ऐच्छिक व्यवहार को स्पष्ट करता है। ऐच्छिक व्यवहार का मतलब जो हमारी इच्छा है कि है, नहीं इच्छा है नहीं की है। ठीक है, जैसे कुछ अनैच्छिक भी होता है, जैसे छींक आना, ये अनैच्छिक है, हमारे ऊपर हमारी इच्छा होगी कि अभी छींके तो नहीं छींक सकते, वो अनैच्छिक है। ऐच्छिक का मतलब जैसे हम हुआ कि चलो भाई थोड़ा सा बाल सही करते हैं, तो ये इच्छा है, हमारी इच्छा है तो हम किए, नहीं इच्छा होगी नहीं करेंगे, तो यही चीज़ है, तो ये ऐच्छिक। तो क्रिया प्रसूतक अनुबंध जो है ना, ऐच्छिक व्यवहार को स्पष्ट करेगा। ठीक है, जो अपनी इच्छा से हो सकती है व्यवहार। ठीक है, और इसको क्रिया प्रसूतक को कौन दिया था सबसे पहले? स्किनर ने, याद करते हुए चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30, स्किनर ने अपने प्रयोग किस पर किए? स्किनर, फिर आगे देखिए क्वेश्चन बताए थे ना, चूहा और कबूतर उक्त दोनों लिखा है ना, चूहा और कबूतर, तो दोनों पे किए थे। ठीक है, तो स्किनर चूहा और कबूतर दोनों पे किए थे, और पावलोव साहब ने कुत्ते पे किया था। ठीक है, याद करते हुए चलिए, एकदम वीडियो को एक बार देखिए ताकि याद हो जाए। जहाँ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश करिए कि याद करना है। MCQ में कौन सा डाउट है उसको याद कर लेना है, कौन सा। अभी तो ज़्यादा टाइम तो है नहीं कि पूरा थ्योरेटिकल पढ़ना है, पूरा बुक निकाल के पढ़ना। बुक जो पढ़ने का टाइम था वो चला गया, अब क्या है, बुक से जो पढ़े हुए हैं उनका निचोड़ निकाल के ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसको सॉल्व करना है। इसलिए हम एक वीडियो बना दे रहे हैं ताकि आप लोग को, अब जो बच्चे बुक नहीं पढ़े हैं अभी तक, जो लोग सोए थे वो लोग अब जाग जाएँ और ये क्वेश्चन को पढ़ें, देखें और याद करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बहुत जगह ये क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन हम उसको एक टेक्निक से याद कराते हुए चल रहे हैं, और उसको आप सुनते रहिए, 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे, क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भोजन, पैसा, प्रशंसा आदि क्या है? भोजन, पैसा, प्रशंसा क्या है? अगर किसी के पास पैसा है तो थोड़ा सा उसको प्राउड फील होता है ना, ये सब चीज़ें धनात्मक चीज़ है। जैसे कोई चीज़ रहता है तो अंदर से लगता है हाँ सपोर्ट है, दीज आर द पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, भोजन है, चलो भाई कोई टेंशन नहीं है, जैसे लॉकडाउन लगा था, जिसके पास अनाज पड़ा हुआ था, अरे भाई कोई चिंता नहीं है, देख लेंगे कितना दिन लॉकडाउन होगा। ठीक है, तो ये सब धनात्मक चीज़ है। ऋणात्मक क्या होता है? जैसे कोई डिमोरलाइज करेगा, अरे तुम नहीं कर सकते हो, ये सब चीज़ ऋणात्मक होता है। ठीक है, डिमोरलाइज करना। तो भोजन, पैसा और प्रशंसा, कोई बच्चे को प्रशंसा कर दो कि हाँ भाई तुम बहुत अच्छा किया, अरे गुड, तो क्या करेगा, अगले दिन और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के आएगा। तो ये सब धनात्मक चीज़ है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, कौन से पुनर्बलक प्राणी को पलायन तथा परिहार
की अनुक्रिया सिखाता है। कौन से पुनर्बलक को? देखिए आ गया ना, ऋणात्मक। ऋणात्मक जो है ना पलायन तथा परिहार की अनुक्रिया सिखाता है। मतलब ऋणात्मक, किसी को अगर बुराई कर दिया, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, अगले दिन वो छोड़ के भाग जाएगा, अरे यार वो तो सर भी बोल रहे थे मेरे से नहीं हो पाएगा, तो पलायन कर जाएगा। पलायन मतलब भागना, तो भाग जाएगा क्लास, अरे छोड़ो हमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों को धनात्मक एनर्जी देनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी देते रहिए, उनकी प्रशंसा करते रहिए, तो वो बने रहेंगे साथ में। ठीक है, तो पलायन किससे होगा या परिहार, मतलब वो पहले ही बिना कुछ किए ही हार मान लेगा। किससे? निगेटिव एनर्जी से। तो ये निगेटिव एनर्जी ऋणात्मक। ठीक है, 33 देखते हैं। अंग्रेजी पाठ सीखने का गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसे क्या कहते हैं? मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ का कोई रिलेशन ना हो, उसको क्या कहेंगे? तो उसमें बोलते हैं शून्य अंतरण। शून्य अंतरण मतलब उन दोनों में कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो ये इसको बोलेंगे शून्य अंतरण। ठीक है, अभी आगे वाले क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा क्या है। संस्कृत सीखने के बाद हिंदी सीखना सरल हो जाता है। देखिए जो आदमी संस्कृत सीख लिया, उसको अगर हिंदी सिखाएंगे तो थोड़ा सा आसानी से सीखेगा। तो देखिए संस्कृत और हिंदी एक दूसरे से मिलता हुआ, यहाँ शून्य नहीं होगा। ये क्या होगा? धनात्मक अंतरण। मतलब उसको सीखे थे, अब इसमें कम मेहनत, संस्कृत सीखे थे, इसमें कम मेहनत से भी हम हिंदी सीख सकते हैं, तो ये हो गया धनात्मक अंतरण। ठीक है, शून्य अंतरण मतलब वो अलग कुछ चीज़ है, ये कुछ अलग चीज़ है, तो दोनों एक दूसरे का, जिसमें दोनों में कोई भी रिलेशन ना हो, तो उसको बोलते हैं शून्य अंतरण। जिसमें रिलेशन हो, जैसे संस्कृत सीखने के बाद हिंदी सीख सकते हैं ना, हिंदी सीखना आसान हो सकता है, आसान हो जाए सीखने के लिए कुछ भी, तो जो आसान कर दे, एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को अगर आसान कर दे तो उसको बोलते हैं धनात्मक अंतरण। ठीक है, आइए 35 देखते हैं। शिक्षण क्षेत्र में अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग क्यों किया जाता है? शिक्षण क्षेत्र में अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग। ठीक है, अधिगम मैंने सीखना, तो पढ़ाने में क्या सिखाया ही तो जाता है बच्चों को। क्यों? तो अधिगम को सुगम बनाने के लिए। भाई सुगम बनाएंगे तभी तो बच्चे सीखेंगे आसानी से। जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा आपके पढ़ाई को हम सुगम बनाना चाह रहे हैं। बुक से पढ़ेंगे, ये 50 क्वेश्चन पढ़ने के लिए, 100 क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको हो सकता है 10 दिन तक बुक पढ़ना पड़े। वो भी हो सकता है कि ये 10 क्वेश्चन मिले कि नहीं, क्योंकि ये अलग अलग चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। ठीक है, तो सुगम बनाता है। शिक्षण क्षेत्र में अधिगम जो है ना सुगम बनाता है। तो अधिगम को सुगम बनाने हेतु नई सूचनाओं को अर्जन है, तो भाई नया नया सूचना भी तो मिल रहा है, आपको सीखने को मिला कि नहीं कुछ? भाई आप 50 क्वेश्चन आज पढ़ लिए तो 50 क्वेश्चन सीखने को मिल गया ना, तो नई सूचनाओं का अर्जन हेतु। और क्या है? तीसरा है अधिगम को उत्साही बनाने हेतु। और जब सीख लेगा आदमी तो अंदर से उत्साह बढ़ जाता है। अरे आज तो मैं सर का वीडियो देख लिया हूँ, 50 क्वेश्चन है, सर बोल रहे थे कि 15 क्वेश्चन 50 में से आ ही जाएगा, तो थोड़ा सा उत्साह बना रहेगा एग्जाम तक। तो अरे चलो हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सीखने से उत्साह बढ़ जाता है, कम मतलब कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? उपभोग तो सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में क्या है? निम्न में से अधिगम नहीं है। मतलब कौन सा चीज़ जो अधिगम नहीं है? अधिगम मतलब जिसे सीखने को नहीं मिलता है। तो वृद्धि परिपक्वता, तो कोई अगर नहीं भी सीख रहा है तो उसका उम्र बढ़ेगा ना। कोई अगर वैसे बैठा है तो भी तो डे बाई डे वो बढ़ेगा, बच्चा से बड़ा होगा, बड़ा से बूढ़ा होगा, बूढ़ा से मर जाएगा। तो इसमें नहीं भी सीखने, तो अधिगम का ये अधिगम नहीं हुआ। भाई कुछ नहीं सीखना, यही तो है अधिगम नहीं होना। मादक पदार्थ, मादक पदार्थ क्या है? जैसे सिगरेट, दारू, ये सब मादक पदार्थ है, इससे भी अधिगम नहीं होता। इसके सेवन से कुछ आदमी को सीखने को नहीं मिलता है और नुकसान ही होता है। ठीक है, थकान, आदमी अगर थका रहेगा तो कुछ सीख सकता है क्या? बिल्कुल नहीं सीख सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या अधिगम नहीं है। तो निम्न में से अधिगम नहीं है, तो ये तीनों नहीं है। तो क्या चौथा क्वेश्चन उपसर्ग है सभी, मतलब चारों, ये तीनों अधिगम नहीं है। मैंने कोई थका रहेगा उसको बोलें कि आओ हम तुमको पढ़ाते हैं, वो आएगा कहेगा कि अरे भूखे पेट तो भगवान का भी नाम नहीं लिया जाता, पढ़ने की बात ही छोड़ो। तो वही चीज़ है। ठीक है, तो वृद्धि, मादक पदार्थ, थकान, ये सब अधिगम नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। मतलब कौन ऐसा है जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? तो वातावरण अधिगम को प्रभावित करता है। जैसे मान लो आज क्लास होने वाला है, बारिश होने लगा, हम नहीं गए, अधिगम जो सीखने की प्रक्रिया कम हो गई ना, वो नहीं सीख पाए ना। तो वातावरण से भी होता है। प्रदूषण है, कहीं एकदम गाड़ी आ रहा है, आवाज़ शोरगुल हो रहा है, और वहाँ कोई आओ हम पढ़ाते हैं, कोई पढ़ पाएगा? पढ़ेगा समझ में नहीं आएगा। दूसरा थकान उबाऊ, ये भी थका रहेगा तो नहीं सीख सकता। आयु की परिपक्वता, जैसे कोई बच्चे को सिखाओगे सीखेगा, लेकिन कोई बूढ़े आदमी को बुला के सिखाएंगे नहीं सीखेगा, बोलेगा बाबू हम सीखना था सीख लिए, अब तुम लोग सीखो। ठीक है, तो ये सब जो तीनों चीज़ है ना, ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये इनसे प्रभावित होता है। तो इसमें क्या होगा? उसमें से कोई नहीं, ये सब जो है कोई नहीं होगा। मतलब ये तीनों जो है ना अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कोई ऐसा नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, 38। किसी व्यक्ति को पढ़ने, लिखने, बोलने, गणित के प्रश्न हल करने में कठिनाई का अनुभव होता है। इसका मतलब उसको कुछ आ ही नहीं रहा है, न पढ़ सकता है, न बोल सकता है, न लिख सकता है, कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब उसके में अधिगम करने की क्षमता नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? अधिगम अशक्तता। मतलब अधिगम और सीखने लायक नहीं है, कुछ सीख नहीं सकता।
ठीक है, कुछ नहीं। शारीरिक असक्ता वो चल फिर नहीं सकता, मानसिक असक्ता मतलब वो दिमागी रूप से मतलब वो उसको समझ में नहीं आएगा कि हमें पढ़ना चाहिए कि चलना चाहिए। जैसे कोई बच्चा है चौकी से चल रहा है, वो आगे गिर जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। वैसे बच्चे मानसिक असक्ता होते हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आएगा कि आगे आगे और आगे बढ़ेंगे तो गिर सकते हैं। तो वो बच्चे हैं मानसिक असक्ता, उनका दिमाग उनके पास ऐसा नहीं रहेगा, वो सोच नहीं सकते कि हाँ ये काम करने से अच्छा होगा कि ख़राब होगा कि गलत होगा कि सही होगा कि गिर जाएंगे कि चोट लग जाएगा। ठीक है। अधिगम असक्ता, अधिगम जिसके अंदर सीखने की क्षमता नहीं होती है, वही बच्चे न पढ़ सकते हैं, न बोल सकते हैं, न लिख सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में क्या है, अधिगम असक्तता वाले बच्चे का लक्षण है, यानी कौन से लक्षण से हम पहचान सकते हैं कि इसमें अधिगम असक्ता है, मतलब इसमें सीखने की क्षमता नहीं है। जैसे स्कूल में हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसमें बच्चों को पढ़ाने में बच्चों कुछ एक्टिविटी को देखकर हमें सोचना होगा कि भाई इस बच्चे में थोड़ा सा अधिगम की असक्तता कम है या नहीं है। ठीक है। सब में बराबर नहीं रहता अधिगम की असक्तता, किसी में ज़्यादा होता है। कोई बच्चे को एक ही बार बताओ तो उसे समझ में आ जाता है, कोई बच्चे को 2 बार बताओ तो समझ में आता है, किसी बच्चे को बार बार बताओ तो समझ में नहीं आता। ठीक है। तो विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं होना। देखिए कोई बच्चे को पढ़ा रहे हैं लेकिन उसका ध्यान कहीं और चला जा रहा है पबजी में कहीं और, तो इसका मतलब उसके में अंदर अधिगम की असक्तता नहीं है। ठीक है। मतलब अधिगम असक्तता वाले बच्चे का ये लक्षण है। ठीक है। उनके में अधिगम नहीं हो पाएगा, होगा तो बहुत मुश्किल से होगा, बहुत कम होगा। दूसरा है सामाजिक संबंधों के मूल्यांकन में कठिनाई। सामाजिक संबंध ये भी है अधिगम की असक्तता वाले बच्चों का। शारीरिक संतुलन में कमी, यह शारीरिक संतुलन में कमी भी, जैसे कोई बच्चा कम सुन सकता है या कम देख सकता है तो उसके में भी थोड़ा सा वो लक्षण, मतलब वो भी कम अधिगम करेगा। ठीक है। तो ये तीनों जो है ना, तीनों अधिगम की असक्तता वाले लक्षण हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अधिगम को प्रभावशाली बनाने का उत्तम तरीका कौन सा है। अधिगम को प्रभावशाली बनाना है, कैसे होगा। अधिगम को कोई दूसरा ज़बरदस्ती नहीं बना सकता, अपने से ही करना होगा। जैसे पढ़ने के लिए कोई बोले कि अरे पढ़ लो तो आप बैठ भी जाएंगे पढ़ने के लिए ना, दिमाग में नहीं घुसेगा। दिमाग में कब घुसेगा, जब अपने से इच्छा होगी कि चलो आज ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वो स्व प्रेरणा उसको बोलते हैं, सेल्फ स्टडी। अपने से अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये इससे क्या है, अधिगम को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अपने से अंदर से इच्छा होनी चाहिए कोई चीज़ करने की, और जो चीज़ अंदर से इच्छा होती है ना करने की, वो चीज़ करेंगे तो अच्छा होगा, बढ़िया होगा, इसमें कोई आपको हरा नहीं सकता। तो स्व प्रेरणा जो है ना, अधिगम को प्रभावशाली बनाने का उत्तम तरीका है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। डॉर्न डाइक के सीखने का नियम नहीं है। मतलब डॉर्न डाइक साहब थे ना, सीखने के कुछ नियम दिए थे। ठीक है। तो उसमें उन्होंने कुछ नियम दिया था। तत्परता का नियम डॉर्न डाइक का नियम है, परिणाम का नियम ये भी डॉर्न डाइक का नियम है, अभ्यास का नियम ये भी डॉर्न डाइक का नियम है। डॉर्न डाइक का नियम पढ़ेंगे तो उसमें तत्परता, परिणाम और अभ्यास के नियम है। कौन सा नहीं है, सादृश्य का नियम नहीं है। तो डॉर्न डाइक का थॉर्न डाइक जो है उसमें सादृश्य का नियम नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है, गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्रता, यस, पूर्णाकार, यस, समरूपता, मतलब जो पूरा हो, समग्रता जो सब हो, पूरा हो, समरूपता एक दूसरे के एकदम अनुरूप, मतलब एकदम पूरा हो। गेस्टाल्ट का मतलब हुआ पूरा, पूर्ण। तो समग्र, सब, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सब को बोलते हैं पूर्ण। ठीक है। तो जो पूरा हो, सब हो, समग्रता, सबसे ही समग्रता याद कर सकते हैं, समग्रता या पूर्णाकार या समरूपता, ये तीनों गेस्टाल्ट शब्द का ही अर्थ होता है। ठीक है। तो इसको आप याद किए रहेंगे, भूलेंगे नहीं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 43। सीखना विकास की प्रक्रिया है, उक्त परिभाषा किसने दी थी। ये थे वुडवर्थ साहब। वुडवर्थ साहब ने बताया था कि सीखना जो है ना विकास की प्रक्रिया, जैसे हम विकास कर रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं ना, जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे वैसे वैसे उसका मतलब हुआ कि हम विकास कर रहे हैं। ठीक है। धीरे धीरे सीखना ही विकास की प्रक्रिया है। तो ये बताया किसने था, ये तो है सब लोग जानते हैं, वुडवर्थ साहब ने। वुडवर्थ। ठीक है। इसको दो शब्दों में आपने वुडवर्थ, ये क्या है, सीखने का विकास का प्रक्रिया इन्होंने बताया था। सीखना विकास का प्रक्रिया है, ये चीज़ बताए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। सीखना किससे प्रभावित होता है। ये देखिए, सीखना किससे प्रभावित होता है, तो आत्मा से प्रभावित होगा, नहीं होगा भाई। आत्मा से कौन सा सीखना है, आत्मा तो सब में होता है, तो ऐसा थोड़ी है कि सब में आत्मा है तो सब लोग एक ही तरीके से सीख सकते हैं ना। मन बिल्कुल नहीं, बुद्धि ना। सीखना प्रभावित होता है प्रेरणा से। ठीक है। कोई उसको प्रेरणा दे दिया कि भाई तुम फुटबॉल खेलो, अच्छा खेलोगे, बहुत अच्छा कर सकते हो फुटबॉल में, तो उसको प्रेरणा मिल गई, अच्छा तो हमारे अंदर ये प्रतिभा छुपी हुई है, हम खेल रहे हैं क्रिकेट, तो प्रेरणा से क्या उसकी मतलब सीखने की सीखना प्रभावित, उससे मैंने वो प्रभावित हो जाएगा कि हाँ भाई अब क्रिकेट छोड़ो, तो उसका क्रिकेट खेलना प्रभावित हो गया ना, क्रिकेट खेलना प्रभावित हो गया और उसको प्रेरणा मिल गई कि फुटबॉल की तरफ चलो। ठीक है। तो प्रेरणा से क्या है, सीखना प्रभावित होता है। ठीक है। इसलिए किसी को उल्टा सीधा प्रेरणा भी नहीं देना चाहिए, जो भी है अच्छा है, प्रेरणा हो तो सही है। ठीक है। क्योंकि ये सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सीखना किसको प्रभावित
किससे प्रभावित होता है? तो प्रेरणा से प्रभावित होता है। अगर प्रेरणा अच्छा प्रेरणा मिल गया तो अच्छा सीखता जाएगा, खराब प्रेरणा मिल गया तो फिर उसमें सीखने की प्रक्रिया कम हो जाएगी। ठीक है, 45 देखते हैं। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो ये याद करने की बात है, ये याद करना होगा आपको। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, जैसे हम लोग क्या है कोई चीज़ पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो ये सब थॉर्नडाइक साहब ने पहले ही बता दिया था, ये सिद्धांत बना दिए थे। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक का ही सिद्धांत का दूसरा नाम है। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, थॉर्नडाइक साहब जो अधिगम का सिद्धांत बताया उसमें प्रयत्न और भूल का ही सिद्धांत बताएं। ठीक है, 46 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति कैसी होती है? अंतिम अवस्था में हर चीज़ धीमा पड़ जाता है। हम लोग भी अंतिम अवस्था में क्या है, धीमे धीमे चलेंगे, धीमे धीमे उठेंगे, बैठना होगा तो अरे बाप रे बैठेंगे करके, फिर उठना होगा तो उठा नहीं जाएगा, तो सब काम धीरा हो जाता है। तो ये भी क्या है, सीखने की गति ये भी अंतिम अवस्था में क्या होगा, ये भी धीरा हो जाएगा। इसमें तो भाई अपने एक्सपीरियंस पे बता सकते हैं। ठीक है, 47 देखते हैं। 47 है, कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? कोहलर का जो अधिगम सिद्धांत है वो अंतदृष्टि नाम से जाना जाता है। कोहलर अंतदृष्टि। ठीक है, कोहलर का अधिगम सिद्धांत अंतदृष्टि से के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। अंतदृष्टि पर प्रभाव डालने वाला तत्व कौन सा है? देखिए, अंतदृष्टि पे कौन सा, जो अनुभव है वो भी प्रभाव डालेगा, बुद्धि, प्रयत्न व त्रुटि सब जो है ना अंतदृष्टि पे प्रभाव डालता है। ठीक है, तो अंतदृष्टि पे प्रभाव डालने वाला तत्व कौन सा है? अनुभव, बुद्धि, प्रयत्न व त्रुटि। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये 48 क्वेश्चन रहा, हम आज के वीडियो में इतना ही बता रहे हैं, थोड़ा ही बताएंगे। 48 रहा, फिर अगले में ऐसे ही 45-50 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आप लोग देखिए, समझिए, उसको पढ़ते जाइए, एक बार 2 बार वीडियो देखिए और उसको याद करिए, क्योंकि अब टाइम नहीं रहा कि पूरा हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ें और समझें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दूसरे दोस्तों को शेयर करें, ताकि क्योंकि अभी पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न चेंज होने से बहुत से बच्चों में निराशा की भावना हो गई कि अरे अब कैसे करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या है, सही हुआ तो हुआ, नहीं तो गलत हो गया तो 0। सब्जेक्टिव में क्या था, कुछ ना कुछ आदमी लिख देता था, 20 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं मिलेगा तो 5 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर कुछ तो मिलता था। ऑब्जेक्टिव में क्या है, 0 और 1, सही हुआ तो 1, नहीं हुआ तो 0। तो इसमें थोड़ा सा मार्किंग अलग टाइप का है, इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम अब इस पर कई वीडियो बनाएंगे। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप अच्छे से देखिए, इसको पूरा देखिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।